हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम अन्ना हरेंट के राजनीतिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और अन्ना हरेंट के जो एक आधुनिक 20वीं शताब्दी की एक प्रमुख चिंतक या विचारक रही है, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र के अंदर अपने महत्वपूर्ण विचारों की वजह से के एक नए तरह का जो डिस्कोर्स है पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर पैदा करने की अन्ना हरेंट के द्वारा कोशिश की गई है। दरअसल जो अन्ना हरेंट का जो जन्म 1906 के अंदर जर्मनी के एनावर के अंदर हुआ था। तो जर्मनी के अंदर जब नाजीवाद का जब उदय हुआ था, उसके बाद जो अन्ना हरेंट को क्या है, वो जर्मनी छोड़कर फ्रांस चली गई और बाद के अंदर वो अमेरिका चली गई और बाद में अमेरिका के अंदर ही अन्ना हरेंट सेटल्ड हो गई थी। अन्ना हरेंट का जो जन्म 1906 के अंदर हुआ था और 1906 के बाद क्या है, हमें मालूम है कि 1914 और 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पे जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी डिसऑर्डर वाली थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच चलता है और उसके बाद क्या है, एक नई तरह का डर वाला माहौल और एक जो राज्य किस तरह से टोटलिटेरियन राज्य बन रहा है या सर्वाधिकारवादी राज्य बन रहा है, या सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिटलर और जर्मनी के अंदर या 1917 के अंदर सोवियत संघ के अंदर जब साम्यवादी क्रांति के अंदर एक समाजवादी राज्य के नाम पे क्या है, जो राज्य ने व्यक्ति के सभी पक्षों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया या व्यक्तियों के दिमाग और उसके मन उसके शरीर के ऊपर क्या है पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया, व्यक्ति को अपना कॉलोनी बना लिया। इसके आधार पे अन्ना हरेंट ने पहली बार सोचना शुरू कर दिया। अन्ना हरेंट के जो विचारों का जो केंद्र बिंदु है, उन्होंने राजनीतिक स्पेयर पॉलिटिकल स्पेयर्स को क्या है, राजनीति के अंदर भाग लेना या शांतिपूर्ण तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने को अपने आप में कि बहुत बड़ी क्रिया मानी या स्वच्छ क्रिया मानी है। अन्ना हरेंट ने जो अपने विचारों के अंदर जो सार्वजनिक जीवन को बहुत अधिक महत्व देने का काम किया है। अन्ना हरेंट के जो विचार थे वे कार्ल जेस्पर और मार्टिन हाइडेगर से काफ़ी प्रभावित थे। अन्ना हरेंट की जो प्रमुख रचनाओं के अंदर द ह्यूमन कंडीशन 1958 के अंदर पब्लिश होती है और द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ये 1951 के अंदर पब्लिश होती है। ऑन रेवोल्यूशन 1963 के अंदर पब्लिश होती है, जिसमें वो रेवोल्यूशन की अपनी बात करती है, फ्रांस और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बीच कंपैरिजन करने की बात करती है। नेक्स्ट जो उनकी बुक 1970 के अंदर होती है जिसका नाम ऑन वायलेंस था, और नेक्स्ट जो उनकी बुक 1961 के अंदर जो पब्लिश होती है उस बुक का नाम था बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। अन्ना हरेंट का जो राजनीतिक दर्शन की बात की, जो जो अन्ना हरेंट ने एक मानवीय जीवन और व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अन्ना हरेंट के राजनीतिक विचार रहे हैं। अन्ना हरेंट ने अपने राजनीतिक विचारों के अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो पार्टिसिपेशन है और जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की अवधारणाओं पर क्या है, उसने अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का काम किया है। अन्ना हरेंट ये कह रहा है कि जो व्यक्ति का जो राजनीतिक जो लाइफ है, व्यक्ति ने राजनीतिक लाइफ के अंदर क्या कम्युनिटी के बीच जाना, समुदायों के बीच जाना है और लोगों के बीच विचार विमर्श करके क्या है एक सर्वोच्च कार्य करना, जिसे वो एक्शन के लिए उसके संबंध में अन्ना हरेंट ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। अन्ना हरेंट ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंदर जो स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया है और अपनी बुक जो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर उसने कहा कि जो राजनीति का जो अस्तित्व है वह स्वतंत्रता है और उसके अनुभव का क्षेत्र तथा क्या है वह कार्य है। ह्यूमन कंडीशन के अंदर जो अन्ना हरेंट ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी, उसने उसको द्वितीयक माना, इकोनॉमिक कंडीशंस को उसने द्वितीयक माना, जिसको उसके वर्क के अंदर रखा है और राजनीति को भौतिक और घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशासनिक यंत्र के रूप में क्या अपने आप में देखा जा रहा है, जो कि एक सर्वाधिकारवादी राज्य के विकास के अंदर सहायक रहता है, ऐसा अन्ना हरेंट का मानना है। अन्ना हरेंट ने जो प्लेटो और मार्क्स के जो विचारों की कटु आलोचना की है। अन्ना हरेंट ने ये कहा है कि जो मार्क्स और जो प्लेटो थे वो राष्ट्र
राष्ट्रीयता के क्या थे, विरोधी थे, क्योंकि जो दोनों ये जो विचारक है, ये जो मनुष्य को है, व्यक्ति को किसी ना किसी वर्ग के अंदर फिट करता है और एक ही क्लास तक उसको क्या है, सीमित रखने का काम करती है। जबकि अन्ना अरेंट का ये मानना था कि जो राजनीति का जो आशय है वो शक्ति प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीति का जो आशय है वो न्याय व सम्मान प्राप्त करना होना चाहिए। अन्ना अरेंट ने इसके साथ राजनीतिक दलों को महत्व देने की वजह से कि व्यक्तियों को महत्व देने की भी बात अन्ना अरेंट के द्वारा की गई है। अन्ना अरेंट जब अपने राज्य के संबंध में अपने विचार दे रही है, उसने, जैसे हमने कहा कि अन्ना अरेंट का जो जीवन है कि जब जर्मनी के अंदर रही और जर्मनी के अंदर जब नाजीवाद का जब उदय हुआ, हिटलर का वहाँ पे उदय हुआ, और उसके बाद अन्ना अरेंट को फ्रांस गई और फ्रांस से भी उससे भाग के उसे अमेरिका जाना पड़ा। उसके बाद अन्ना अरेंट का जो चिंतन है इस बात पे आधारित रहा कि एक किस तरह से एक सर्वाधिकारवादी, एक टोटलिटेरियन निजम रिजीम की जो उत्पत्ति होती है उसके पीछे क्या कारण है और किन कारणों से जो क्या है एक व्यक्ति जो तानाशाह पैदा होता है और व्यक्तियों के ऊपर लंबे समय तक क्या है, ये समझो कि व्यक्तियों को अपने अधीन कर लेता है, गुलाम बना के लोगों को कर लेता है और एक लंबे समय तक लोगों के ऊपर रूल करता है। और वे कौन सी परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों की वजह से क्या है एक सर्वाधिकारवादी राज्य की उत्पत्ति होती है। अन्ना अरेंट ने अपने समय के अंदर देखा कि चाहे जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर या सोवियत संघ के अंदर जो व्यक्तियों ने अपने आप को किसी एक शासक के अधीन कर दिया है और शासक सही कर रहा है गलत कर रहा है, व्यक्ति को यही मालूम होता था कि जो भी उनका शासक कर रहा है, जो भी उनका किंग कर रहा है, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहा है, वह क्या है सही कर रहा है। लोगों ने उसके बारे में, गुड और बैड के बारे में जो सोचना है वह क्या है पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बारे में अन्ना अरेंट का चिंतन और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अन्ना अरेंट के ये जो विचार है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्ना अरेंट ने ये कहा कि यदि हिटलर और मुसोलिनी जैसे या स्टालिन जैसे दुनिया के अंदर तानाशाह पैदा हुए, उसके पीछे जो तानाशाही पैदा होने के लिए जो 4 परिस्थितियों का होना आवश्यक है। यदि हम इन 4 परिस्थितियों का अध्ययन कर ले और समझ ले तो किसी भी रिजिम्स के अंदर जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म का राइज होता है, उदय होता है, उसके पीछे जो कारणों को हम बहुत आसानी से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अन्ना अरेंट पहले ये कह रहे हैं 4 तत्वों के अंदर वो पहले वो कह रहे हैं कि सर्वाधिकारवादी या तानाशाही शासक की जो उत्पत्ति ऐसे समाज के अंदर हो सकती है जो कि समाज क्या हो, बहुलवादी हो, जो समाज आपस में बटा हो, जाति के आधार पे लोग अगड़ी और पिछड़ी जाति के आधार पे बटे हो, भाषा के आधार पे बटे हो, अलग अलग भाषाओं के बीच हो, और आर्थिक आधार पे अमीर और गरीब के आधार पे बटे हो, लिंग के आधार पे लोग बटे हो। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है जो लोग हैं भीड़ के अंदर भी अपने आप को क्या है अकेला महसूस करते हैं और अपनी लाइफ को वो सिक्योर बनाना चाहते हैं। लोगों को ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है डर बना रहता है जहाँ पे क्या बहुलवादी समाज हो और को उनको ये परिस्थितियाँ बनी रहती है कि जो एक समुदाय है दूसरे समुदाय के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर सकता है या अटैक कर सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर उन्हें अपनी लाइफ को सिक्योर हुए महसूस नहीं करते। अन्ना अरेंट का ये मानना है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है वह समाज जो बहुलवादी समाज हो, उस समाज को क्या, उस समाज को तोड़ना, उस समाज को अपने अधीन करना या उस समाज के अंदर भ्रम पैदा करना, उस समाज के अंदर डर पैदा करना क्या बहुत आसान है और उससे भी एक सर्वाधिकारवादी राज्य की तरफ बढ़ा जा सकता है। सेकंड के अंदर अन्ना अरेंट ये कह रहे हैं कि जो एक बहुलवादी समाज है, बहुलवादी समाज के पास क्या है कुछ समय के बाद जब जो लोग है पब्लिक स्पेयर के अंदर हुए भाग नहीं लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक सशक्त नेता पैदा होता है, एक शक्तिशाली नेता पैदा होता है और जो शक्तिशाली नेता है अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को सम्मोहित करता है और लोगों के बीच ये डर पैदा करता है कि आपके ऊपर जो बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोग आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, एक जाति के लोग आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, एक भाषा के लोगों का आपके ऊपर क्या आधिपत्य हो जाएगा। और इस तरह के लोगों के बीच जो डर पैदा करके है लोगों को अपना फॉलोवर्स या लोगों को अपना अनुयायी बनने में वो जो शासक है वो क्या कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जो व्यक्ति है वो ये कहता कि मैं ही आपको क्या है एकता के सूत्र में बांध सकता हूँ, मैं ही आपको क्या राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध सकता हूँ। ये क्या दूसरी कंडीशंस है। तीसरी कंडीशंस या तीसरे तत्व के अंदर अन्ना अरेंट ये कह रहे हैं कि जो एक शक्तिशाली नेता जो लोकप्रिय हुआ लोगों के बहुलवादी समाज के अंदर क्या है, तीसरी परिस्थिति के अंदर क्या हुआ जो लोगों के जो नेचुरल राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स की जो बात की थी जॉन लॉक्स के द्वारा, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, वे जो
व्यक्तियों के जो नेचुरल राइट्स है उसको भी धीरे धीरे छीनना आरंभ कर देते हैं और व्यक्ति का जो जीवन है उसके बाद क्या है पशुवत बन जाता है। पशुवत का मतलब है लोगों क्या है उसके बाद बैड एंड गुड के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लोग इस बारे में विचार मंथन करना बंद कर देते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनके शासक के द्वारा उनके रूलर्स के द्वारा उनके लिए जो कुछ किया जा रहा है जिन पॉलिसीज को फ्रेम किया जा रहा है क्या उससे उनको फायदा होने वाला क्या उससे उनको फायदा नहीं होने वाला है। लोग इसके बारे में सोचना क्या धीरे धीरे क्या कर देते हैं बंद कर देते। तो लोग उस शासक के क्या बन जाते हैं अनुयायी बन जाते हुए आंख बंद के अपने शासक के ऊपर क्या है विश्वास कर लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्या है जो शासक है उसके पास क्या है आसीमित शक्ति आ जाती है और इस तरह से क्या है एक सर्वाधिकारवादी राज्य का निर्माण होता है। चौथे तत्व के अंदर अन्ना हरेंट ये कह रहे हैं कि उस शासक के पास एक शक्तिशाली शासक के पास लोगों का एक ऐसा समुदाय होता है कि लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो उसके विचारों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी लोगों के बीच क्या है पॉपुलराइज या लोकप्रिय बनाने का उस शासक के द्वारा उस समूह के द्वारा काम किया जाता है ताकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उसके वे क्या है अनुयायी बने। और लोगों की ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एक भूमिका होती है एक रोबोट की तरह उनकी भूमिका रह जाती है। वे अच्छे और बुरे के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जो भी उनका शासक जो भी उनका रूलर्स उनके लिए कोई ऑर्डर ऊपर से दे रहा है उसको ही वे मानने का काम कर रहे हैं। इसके तहत व्यक्ति की जितने भी तरह की जो क्षमता है उनके सोचने की क्षमता है उनके रीजन करने की क्षमता है उनके डायलॉग करने की क्षमता है उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की क्षमता है उनके प्रोटेस्ट करने की क्षमता है पॉलिटिकल स्पेयर्स के अंदर कोई डिमांड करने की क्षमता है वो क्या है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो व्यक्तियों की जो भूमिका एक रोबोट की तरह रह जाती है ऐसी परिस्थिति में भी क्या है एक तानाशाह जो सर्वाधिकारवादी राज्य की क्या होती है जन्म हो सकता है। इन चारों तत्वों से हन्ना अरेंट ये कह रहे हैं कि बहुलवादी समाज के अंदर क्या है इन चारों तत्वों से क्या है एक सर्वाधिकारवादी राज्य की उत्पत्ति होती है। जैसे स्टालिन सोवियत संघ के अंदर हुई हिटलर और मुसोलिनी ने की उसके परिस्थिति पीछे जो मुख्य रूप से जो परिस्थितियाँ आई यही परिस्थितियाँ जिम्मेवार रही क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हिटलर और मुसोलिनी जैसे क्रूर शासक या सर्वाधिकारवादी राज्य पैदा हुए। वहाँ पे जो क्या है शासन प्रणाली बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी। वहाँ पे जो मूल्य वृद्धि बहुत अधिक हो चुकी थी बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। इसलिए जो क्या है कुछ समय के लोगों के अंदर भय व्याप्त था एक समूह से दूसरे समूह के प्रति। इस तरह से क्या है सर्वाधिकारवादी की राज्य की उत्पत्ति होती है। अब अपने सिद्धांत के अंदर अन्ना अरेंट ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि सर्वाधिकारवादी राज्य से कैसे बचा जा सकता है उसको रोका कैसे जा सकता है। इसके लिए अन्ना अरेंट जो प्राचीन यूनान के अंदर जो सोक्रेटिस या सुकरात के समय की जो शासन प्रणाली थी जिसमें सुकरात ये कहता था कि मनुष्य अपने आप में क्या है सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। जैसे प्लेटो कहता था कि जो प्रत्येक व्यक्ति उसे राज्य की जरूरत रहती है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको राज्य की जरूरत नहीं है वह या तो क्या है पशु है या अपने आप में देवता है। अन्ना अरेंट भी ये कह रही कि हर एक व्यक्ति को क्या है एक्टिव रूप से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करनी है और उसने पीसफुल तरीके से क्या है अपनी बात अपने रूलर्स या अपनी बात अपने गवर्नमेंट अपनी बात या अपने रिजीम्स के सामने रखनी है। और उसने इस बात पे सोचना आरंभ करना है कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा किया जा रहा है और क्या गवर्नमेंट के द्वारा बुरा किया जा रहा है। यदि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज फ्रेम कर रही है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसने क्या है उसके प्रोटेस्ट करने की भी क्या उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए जिसको वो एक्शन कह रही है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या सर्वाधिकारवादी राज्य की क्या है उत्पत्ति क्या है होने से रोकी जा सकती है। तो दोस्तों जो ये जो वीडियो थी ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी और अन्ना अरेंट के आज के समय के अंदर जो विचार है बहुत प्रासंगिक है। यदि आज के परिस्थितियों के अंदर भी आपने भारत के संदर्भ में भी इसको जोड़ के देखना तो आपको यदि क्रिटिकल रूप से आप सोचने समझने की आपके अंदर क्षमता है तो यदि हमने इंडियन रिजीम्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो रिजीम्स है उसको समझना है तो ये जो वीडियो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स की या प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो रिजीम्स है अन्ना अरेंट के विचारों से आपको समझने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। थैंक यू।